तो आज की क्लास में हमने हेनरीज लॉ करना है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं वो क्लियर कर लेते हैं। पहला वर्ड आता है सॉल्युबिलिटी। एक बार बार आपको एक वर्ड दिखेगा सॉल्युबिलिटी। जैसे आप चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है आप एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए। अगर मैं शुगर सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, गिवन अमाउंट का मतलब है सपोज आप कहते हैं कि मैं 1 लीटर पानी ले लेता हूँ और दूसरा बच्चा कहता है मैं 2 लीटर ले लेता हूँ, तो भाई गिवन अमाउंट ऑफ वाटर लेना है। ये ना हो कि आप कहें कि मेरी जो है जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो स्पेसिफाई कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या सॉल्युबिलिटी किसी चीज की ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। मतलब मान लीजिए आप चीनी की सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं, शुगर की वाटर में, और आप सॉल्ट की निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई किसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा है, तो पहली बात, एक तो टेम्परेचर आप सेम रखिए। दूसरा, सॉल्वेंट जो है, आप पानी जो ले रहे हैं उसका अमाउंट सेम रखिएगा। अगर आप वो सेम नहीं रखेंगे, वो सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो, तब आपको पता लगेगा कितना किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा घुलेगा। अभी धीरे धीरे और प्रॉपरली बताती हूँ मैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सपोज आपने 1 ग्लास पानी लिया, मैं इसे ग्लास में बोल रही हूँ, 250 ml कह लीजिए वाटर लिया। इसके अंदर आप अब मान लीजिए चीनी डालना चालू करें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाती है। तो जब आप इसमें चीनी डालेंगे, आप पहले देखेंगे चीनी घुल गई, फिर और चीनी डालिए, इट कीप ऑन डिजोल्विंग। बट एक ऐसी स्टेज आती है, आप इस चीनी को जितना मर्जी घोल लीजिए, जितना मर्जी वेट कर लीजिए, वो चीनी फर्दर डिजोल्व नहीं होगी। ये जो स्टेज आई है इसको बोलते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सोल्यूट आपका घुल सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर इन अ गिवन सॉल्वेंट, वो घुल चुका है। सपोज आपने कोई सब्सटेंस लिया, वो 250 ml पानी में लेट अस सपोज 50 ग्राम घुला, और ऐसे ही दूसरा बच्चा है, वो आपका 1 लीटर पानी लेता है, तो इसके अंदर जो आपका यही सेम सब्सटेंस जो है वो कितना घुलेगा? 200 ग्राम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट अलग है, लेकिन अगर आप इनको एक ही लेवल पे ले आए, अगर 50 ग्राम 250 ml में है तो 1 लीटर में कितना घुलेगा? 200 ही तो घुलेगा। इसका मतलब आपकी यस जो मैम। सॉल्युबिलिटी है वो 200 ग्राम पर लीटर है। 200 ग्राम पर लीटर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की। ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ। तो जो आपका अमाउंट होता है सॉल्वेंट का, इट शुड बी स्पेसिफाइड। उसको बताए बिना आप सॉल्युबिलिटी नहीं बता सकते। तो इसीलिए जैसे सॉल्युबिलिटी की यूनिट है, मान लीजिए ग्राम पर लीटर कह दूं, इसका मतलब क्या हो गया? कितने ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ है, अगर मैं सॉल्युबिलिटी बताने की कोशिश कर रही हूं तो मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट भी मुझे साथ में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर मैंने 50 ग्राम में सॉल्युबिलिटी कह रही हूं, तो वो कितने पानी में कह रही हूँ। जैसे अभी मैं 50 ग्राम कह रही थी 250 ml में, तो 1 लीटर में कितनी हुई? 200 ग्राम पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी जो है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये हम आगे बात करेंगे जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की, गैस इन गैस की। अलग अलग सॉल्युबिलिटीज की बात करेंगे। अगर हम किसी गैस को गैस में डिसॉल्व करते हैं, सपोज मैं ऑक्सीजन गैस ले लूं और उसको मिक्स करूं नाइट्रोजन गैस के साथ, तो दोनों गैसेस हैं। तो ये कह रहे हैं जब हम गैस इन गैस, दोबारा सुनिएगा, जब हम गैस इन गैस की बात करते हैं, गैस इन गैस का मतलब होता है सल्यूट भी आपका गैस है, और जो सॉल्वेंट है, ये सल्यूट भी आपका गैस है, और जो आपका सॉल्वेंट है वो भी गैस। तो जब इनकी बात करते हैं, ये जो है ना एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है,
वैसे इससे रिलेटेड कुछ खास न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है। तो जब हम गैस इन गैस की बात करते हैं, पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि जो गैसेस होती हैं दे आर कंप्लीटली मिसिबल विद ईच अदर। वो एक दूसरे में पूरी तरह से मिसिबल हो जाती हैं, घुल जाती हैं। मतलब गैस इन गैस का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ऐसा नहीं होता कि गैसेस आपस में नहीं घुलती हैं, पूरी तरह से घुल जाती हैं। आप एयर की बात कर लें, इसमें इतनी सारी गैसेस हैं, क्या आप पहचान पाते हैं कि ये भाई ये ऑक्सीजन है, ये जो है आपका ये नाइट्रोजन है। जैसे पानी में तेल डालते हैं तो पता लग जाता है कि पानी है और तेल के इसमें ड्रॉपलेट्स हैं। तो गैस में नहीं पता लगता है। तो गैसेस जो होती हैं दे आर कंप्लीटली मिसिबल विद ईच अदर, अगर आप गैस को गैस में डिसॉल्व करते हैं। अब बारी आती है अगर गैस को आप किसी लिक्विड या सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं। तो पहली बात हुई गैस इन गैस की। तो गैस इन गैस जो होते हैं दे फॉर्म कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे गैस को अगर हम किसी लिक्विड या सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं। इसका एग्जांपल बता देते हैं। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया आपका सोडा वाटर। आपने देखा होगा सोडा वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया होता है अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि नॉर्मली जो गैस होती है ना, आगे भी देखेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है नॉर्मल प्रेशर पे। तो अगर आप बाहर से प्रेशर बढ़ा दें अंडर हाई प्रेशर तो सॉल्युबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वही हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे हेनरी लॉ में भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपने देखा होगा गैस इन लिक्विड कहाँ होता है, एक और जगह होता है गैस इन लिक्विड, वो होता है आपका ऑक्सीजन जो है नॉर्मली आपने देखा होगा पानी में डिसॉल्व होती है। और इसी वजह से एक्वेटिक जो स्पीशीज है जो पानी में रहती हैं वो ऑक्सीजन ले सकती हैं बिकॉज वाटर हैज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन इट। अब बारी आती है, ये तो हो गए दो एग्जांपल गैस इन लिक्विड के। अब आगे एग्जांपल आता है गैस इन सॉलिड का। तो ये बेटा ये गैस इन सॉलिड का जो एग्जांपल है ये मैं आपको बताती हूँ। आपने अगर 10th में देखा होगा इस तरह से, जब हम हाइड्रोजिनेशन करी थी तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिला था, ऐसे कहीं लिखा यस होगा मैम। हाइड्रोजिनेशन में। इसका मतलब ये होता है, असल में क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना वो गैस है, उसको स्टोर करना एक तो बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से उसका रिएक्शन करवाना है। हमने उसमें डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करवाया था कार्बन कार्बन के, तो हाइड्रोजिनेशन हुई थी। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को एक सरफेस पे, प्लेटिनम का जो सरफेस होता है उसके ऊपर छोटे छोटे आप ये कह सकते हैं वॉइड्स होते हैं, छेद होते हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं। उसके सरफेस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वहां पे गैस एब्जॉर्ब रहती है। ये मैं लेमन टर्म्स में बता रही हूँ आपको। तो गैस इन द सरफेस ऑफ प्लेडियम, प्लेटिनम, ये मैंने प्लेटिनम लिखा है, प्लेडियम भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है। तो इस तरह से गैस को सरफेस पे एब्जॉर्ब किया जाता है हाइड्रोजन गैस को, ताकि जो रिएक्शन हम करते हैं अल्कीन का, ये डबल बॉन्ड वाले का हाइड्रोजन के साथ, वो आराम से हो सके, उसकी स्पीड बढ़ सके। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए हमने ये करे। तो अब हम बेटा बात करनी है हमने गैस इन लिक्विड की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गैस इन गैस से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आता, गैस इन सॉलिड भी हमने नहीं करनी। तो हमारे कोर्स में क्या है, गैस इन लिक्विड है कि अगर आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। अब आप खुद सोचिए, अगर एक आपको ध्यान हो, मैंने जब पी ब्लॉक में 18 ग्रुप कराया था, मैंने कहा था कि नाइट्रोजन के मुकाबले जो हीलियम होता है इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी में कम होती है। तो इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस टू गैस डिपेंड करती है, मतलब वो गैस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वही चीजें हमने करनी है कि गैस जो है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में कितनी सॉल्युबिलिटी होगी किसी एक पर्टिकुलर गैस की, उसको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं या ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बेटा जो डिपेंड करती है गैस की सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड, वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब आप कंपेयर करें, सेम वाटर ले लें एज अ सॉल्वेंट, उसमें अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन गैस उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, हीलियम उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, जो नाइट्रोजन होगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है, पहला नेचर ऑफ गैस, दूसरा बेटा डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आप सेम ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, अब ऑक्सीजन को एक बार आप पानी में डिसॉल्व करके देखिए और दूसरी बार अब आप सॉल्वेंट बदल दीजिए, आप मान लीजिए बेंजीन ले लीजिए तो या पेट्रोल ले लीजिए, तो आप ये देखेंगे दोनों में जो ऑक्सीजन है, गैस आपने सेम ली है पर दोनों में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, डिफरेंट है। तो पहली चीज जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। ये ना आपको बड़ा छोटा सा पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन बेटा जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनेंगे ना उसमें कई बार ऐसी चीज लिख दी गई होती है कि बताइए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है इनमें से, या इनमें से किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये चीजें ध्यान रखनी है। फिर बेटा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है वो डिपेंड करती है ये टेम्परेचर के ऊपर। सेकंड जो है, एक मिनट रुकिएगा, सेकंड जो है, हाँ सेकंड जो है गैस की जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। एक तो क्वेश्चन आता है क्वालिटी वाइज, क्वालिटी वाइज का क्वेश्चन का मतलब है ये क्वालिटी वाइज ही आएगा कि मैं आपको बोलूंगी कि हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ाऊंगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो असल में हमेशा ध्यान रखना है गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है इन अ पर्टिकुलर लिक्विड इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर पानी गर्म होगा, मान लीजिए एक पानी का जो टेम्परेचर है, एक पानी है 27 डिग्री पे और दूसरा पानी है 50 डिग्री पे, ये गैसेस के केस में होता है बेटा, सॉलिड इन लिक्विड के केस में ही नहीं होता है। कोई बच्चा ये सोचे मैम चीनी की तो बढ़ जाती है, तो बेटा चीनी की बढ़ती है, चीनी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो सॉलिड इन लिक्विड है, अभी मैं गैस इन लिक्विड की बात कर रही हूँ। तो आपको अगर मैं कहूंगी ये दो टेम्परेचर दे दिए, इस पे किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होगी, किस पे ज्यादा होगी, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। अब बेटा इसमें एक चीज और आती है कि एक एग्जांपल आपको नॉर्मल बताती हूँ डेली लाइफ से। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को ओपन कर दीजिए, प्रेशर हटा दीजिए उसका, उसे ओपन कर दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, और वैसे तो ये हम प्रेशर का बात तो बाद में करेंगे, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा, मैं प्रेशर की नहीं बात करी, मैं नॉर्मल प्रेशर भी डिसाइड करता है सॉल्युबिलिटी को, अगर मैं वैसे बात कर रही हूँ। अब आपने देखा होगा आप उसको ठंड में रखते हैं, मतलब अगर आपने प्रेशर हटा दिया तो ये जरूर है कि गैस उसमें से निकल जाएगी, है ना, कोल्ड ड्रिंक से वो जो है वहां से हट जाएगी गैस। लेकिन आप ये बताइए फ्रिज में अगर आप उसको 0 डिग्री पे या मतलब सपोज मान लो 10 डिग्री पे रखते हैं कोल्ड ड्रिंक को, और वही कोल्ड ड्रिंक को आप बाहर 30 डिग्री पे रखते हैं, तो किसमें से जल्दी गैस निकल जाएगी, फ्रिज में या बाहर? बाहर। बाहर। क्यों बाहर का? हाँ, बाहर का जो टेम्परेचर है वो बेटा, बाहर का जो टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा है ना। तो मतलब मेन बात है कि ढक्कन खोलने के बाद मतलब प्रेशर कम होने के बाद गैस की सॉल्युबिलिटी घट ही रही है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर भी साथ में इंक्लूड कर दें तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी ना। तो अब रीजन आता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। वैसे अब रीजन है इसका कि सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है टेम्परेचर के साथ, तो बेटा एक इसका टेक्निकल रीजन है, वो मैं बता रही हूँ पहले। नॉर्मली अगर लेमन टर्म्स में आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि मैम जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी आती है,
और एनर्जी आती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो बाहर निकल जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है। तो ये तो हो गया लेमन टर्म्स की बात। अब बात आती है टेक्निकल कि भाई सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है। तो बेटा जब भी ये कह रहे हैं, जब भी आप किसी गैस को किसी लिक्विड में घोलते हैं, तो जब गैस लिक्विड में घुलेगी तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। तो ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें हीट भी निकलती है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब Yes, भी ma'am. आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, सोख नहीं रहा है अपने अंदर, वो बाहर निकाल रहा है टेम्परेचर को, तो आपको थर्मामीटर में दिखेगा ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करें, ली चैटलियर प्रिंसिपल सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो आपने डिस्टर्ब किया, मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज बढ़ाई, तो इक्विलिब्रियम आपके काम के असर को कम करने के लिए उस चीज को घटा देगा। मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती हूं, मैं कर रही हूं इंक्रीज, आई एम डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, मेरे से उल्टा काम करेगा, मतलब वो क्या करेगा, जहां टेम्परेचर कम हो। अब आप बताइए टेम्परेचर कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड में, Backward. बैकवर्ड में। तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन था जो कि इन दोनों के घुलने के बाद बना, दोबारा से गैस लिक्विड से सेपरेट होना चालू हो जाएगी। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और आपकी जो सॉल्युबिलिटी है इट विल गेट डिक्रीज्ड। समझ आ गया सबको? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, दोबारा रिपीट कर देते हैं। मैं ये कह रही हूँ बेटा कि जब हम किसी गैस को, ये आप ध्यान से देखिएगा एक बारी, जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन बनता है ना, दो चीजें मिक्स होती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इस प्रोसेस में हीट भी बनती है, मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये हो गया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज Decrease. करेगा। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब इसको हटा देते हैं। अब ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसे ही कोई मेरे पास गैस का मतलब मान लीजिए ऑक्सीजन है पानी में डिसॉल्व हो रखी, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, मैं इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाकर। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपने आप को कहां शिफ्ट करेगा, मैं बढ़ा रही हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा अपने आप को, Decrease करेगा टेम्परेचर। डिक्रीज करेगा। और टेम्परेचर कहां डिक्रीज होता है इस रिएक्शन, मतलब इस प्रोसेस में, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में, Backward direction. बैकवर्ड में। तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है ये दोबारा से ये इनमें से जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट आता है आपका, इसको मैं आगे यहाँ से कराऊंगी। नेक्स्ट आता है आपका हेनरी लॉ। अभी मैं हेनरी लॉ में एक बारी दोबारा इधर आ जाती हूँ। मैम उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे हाँ इक्विलिब्रियम जी वाले पे? बेटा, अभी किस टाइम पे? जो है ये सेम ऐसे ही आएंगे, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, रीजनिंग आ सकती है। क्वेश्चन पे ना कभी भी शुरू में ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले आपने देना चाहिए कि आपका जो कंसेप्ट है ना वो आपका क्लियर है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तब आप क्वेश्चंस करने लगेंगे। फिर जब आप क्वेश्चन शुरू में करते हैं ना तो कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, ज्यादातर गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। तो उस टाइम आपको समझ में आता है कि अच्छा मुझे अब इस तरह से सोचना है ये क्वेश्चन करते हुए। तो बेटा हमेशा पहले ना कभी भी जब जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलरली कि आप केमिस्ट्री करते हैं तो सबसे पहले ये कभी मत लाइए कि क्वेश्चन कैसा आएगा। हमेशा ये लाइए कि मुझे जो कंसेप्ट मैडम समझा रही है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो क्वेश्चन के लिए ही तो ये होता है कि प्रैक्टिस के लिए इसीलिए दिया जाता है आपको, कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से मतलब टीचर ने दिया, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अभी साथ साथ में बताए हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या है कि जब आप पहले कंसेप्ट पे कंसंट्रेट करना है आपने, कभी भी ये नहीं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, आप क्वेश्चन क्वेश्चन तो एक ही बनेगा ना। अब इस तरह के मैं 100 क्वेश्चन आपको बताने लग जाऊं, क्योंकि ये तो छोटी क्लासेस में होता है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन बनाती हूँ तो आपने रट्टा लगाना होता है। अब आप इस स्टेज पे बताइए, अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन बता दूं, क्या आप रट्टा लगाओगे? नो मैम। तो इसलिए पहले कंसेप्ट समझिए और कंसेप्ट के थ्रू आपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। और उसके बाद मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में अटकते हैं, इसका मतलब कई बार क्या है, हम हमारा मेथड जो होता है सोचने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो गलत होता है। तब हमें वहां समझ में आती है कि फिर आप टीचर से पूछ सकते हैं कि भाई ये मैंने इस तरह से पढ़ा था, ये मुझे समझ नहीं आया। तो उससे क्या होता है कि आपको हेल्प मिलती है। अदरवाइज फिर रट्टाफिकेशन वाली बात होती है कि आप कहें कि क्वेश्चन बता दो मैं याद कर लूंगा। तो क्वेश्चंस जो है ना, कभी भी किसी भी तरह से हॉट्स के क्वेश्चंस भी जो आते हैं ना, वो बना बना कर आते हैं फिर, और इसके लिए कंसेप्ट क्लियरिटी जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस पे जो है जब प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं इसीलिए दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो पहला हमने पढ़ लिया भाई टेम्परेचर का इफेक्ट, अब दूसरा होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि जो जब आप किसी गैस को किसी लिक्विड में घोलते हैं तो प्रेशर का जो क्या इफेक्ट होता है, आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, और इसी को हम हेनरी लॉ बोलते हैं। तो पहले तो मैं नॉर्मल बता दूं कि क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ कितनी घटती है कितनी बढ़ती है, पहले नॉर्मल टर्म्स में अगर हम देखें, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के साथ साथ इंक्रीज करती है। प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या सोडा वाटर होते हैं, उनको प्रेशर के अंडर सील किया जाता है, जब तक उसके ऊपर ढक्कन रहता है, क्योंकि हाई प्रेशर में सील कर दिया जाता है, तब तक वो गैस उसमें घुली रहती है, खराब नहीं होता है वो सोडा या आपका जो कोल्ड ड्रिंक होता है। लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं, एकदम से प्रेशर रिलीज होता है ना, क्योंकि अंदर बहुत प्रेशर, हाई प्रेशर में उसे सील किया होता है। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप देखिए, चाहे उसे आप फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, चाहे गैस उसमें से जल्दी निकल जाए चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उसमें से गैस जो है वो धीरे धीरे जो है उसमें से निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कंप्लीटली निकल जाएगी, क्योंकि गैस की अपनी भी कुछ सॉल्युबिलिटी होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, पर यह है कि उसमें से गैस जो है निकल जाएगी काफी हद तक। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसे डिपेंड करती है प्रेशर पे? इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अब बारी आती है कि कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज करती है। तो बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है, हेनरी लॉ की डेफिनेशन। पेपर में ना हेनरी लॉ की डेफिनेशन भी आती है, और आप कहें कि नहीं अभी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसमें कहां से आ जाएगी डेफिनेशन। तो बेटा वो जब एमसीक्यू आएगा ना, तो कई बार उसमें स्टेटमेंट लिखी होती है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है हेनरी लॉ नहीं कहता, तो उसमें से एक पॉइंट में वो मान लीजिए वो आपको ये स्टेटमेंट ही दे दें। तो जब आपको हेनरी लॉ की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, पहले तो मैं नॉर्मल दो तीन आप देखेंगे ना, दो तीन डेफिनेशंस मिल जाएंगी हेनरी लॉ की। पहली डेफिनेशन जो सिंपल सी है, वो ये कहता है किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है इन अ लिक्विड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। गैस को अगर आप ज्यादा प्रेशर के थ्रू पानी में डालेंगे तो वो ज्यादा घुलेगी, तो वो ये कहता है। लेकिन बेटा सॉल्युबिलिटी जो है वो उसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो सॉल्युबिलिटी तो हम, कोई बच्चा कहे कि मैम मैं तो ग्राम पर लीटर में भी लिख सकता हूँ, कोई कहे कि नहीं मैम मैं कंसंट्रेशन ही तो लिखनी है, मैं मोल पर लीटर में भी लिख सकता हूँ, कोई कहे कि नहीं मैं तो मैम मोल फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, है ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब है एक चीज को दूसरी चीज में घोल रहे हैं ना,
कितना घोल रहे हैं। तो कंसंट्रेशन की तो बेटा बहुत सारी टर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने Yes, पीछे ma'am, हो डिस्कस सकती कराया था। तो ये कह रहा है कंसंट्रेशन के लिए, फिर इन्होंने ये देखिए बेटा, ये जो अभी मैं चीजें बता रही हूँ ये नहीं कि ये मैं हवा में बता रही हूँ भाई, मैं तो आपको, मैं पूरी डिस्कवरी नहीं बता सकती, साइंटिस्ट ने पहले ये सोचा फिर उसने इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी। तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम सीधा जाते हैं कि भाई साइंटिस्ट ने आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट्स क्या कंक्लूड किया। तो उसने ये कंक्लूड किया कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी का मेजर मानता हूं, तब आपका हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वही सेम चीज है। तो अब हम इसको दोबारा से देखिएगा, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, गैस को मैं ए मान लेती हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, it is directly proportional to partial pressure of that gas। और इसको मैं ऐसे भी इसको लिख सकती हूँ, PA is directly proportional to mole fraction। P मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो अपना प्रेशर है, लिख सकती हूँ ना। तो ये कहता है, अब बेटा इसको आगे हम करते हैं, जब पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है जब इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पे आता है ये कैपिटल KH। तो हेनरी लॉ ये, और ये जो कैपिटल KH है दिस इज हेनरीज कांस्टेंट, ये जो कैपिटल KH है बेटा आपका, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट, ये कैपिटल KH है। बार बार सोचेंगे मैम कैपिटल KH क्यों बोल रही है, अभी बताती हूँ। अब बेटा इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। आपको पता है ये जो है ये यूनिटलेस है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ये जो प्रेशर है इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, एटमॉस्फेयर भी हो सकती है, बार भी हो सकती है, इसके अलावा पास्कल भी हो सकती है। आप किसी भी टर्म्स में प्रेशर को ले सकते हैं। तो बेटा आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स में जब आपने चैप्टर 1 किया होगा 11th में, तो आप ये देखेंगे KH की यूनिट जो आएगी वो इन दोनों की यूनिट के बराबर जैसे आएगी, PA डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन। तो ऊपर यूनिट क्या है आपकी, प्रेशर की यूनिट है, सपोज एटमॉस्फेयर लेते हैं, नीचे वाली तो यूनिट लेस है, तो KH की यूनिट क्या आएगी, एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर की यूनिट होगी। जो प्रेशर की यूनिट होगी। अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर, बार है तो बार। तो ये जो कैपिटल KH है ये बेटा एटमॉस्फेयर और बार है या फिर पास्कल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये क्यों बार बार बता रहे हैं, बेटा क्या है कि NCERT में भी ना बताया तो उन्होंने ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन जब आप पीछे क्वेश्चंस जाएंगे ना, पीछे जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये जो चीजें अभी बताने लगी हूँ ना ये भी देखने को मिलेंगी। और इवन जो आपकी कुछ बुक्स हैं जैसे प्रदीप हो गया, उसमें भी एक और कंसेप्ट भी दिया हुआ है। अब देखिए बेटा, मैंने अभी जो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने क्या किया है, कैपिटल KH लिया है ना इस तरह से, मतलब मैंने PA को, अब अगर बेटा मैं, कोई बच्चा कहे कि नहीं मैम आप इस तरह से ले लेते, Ka is equal to is directly proportional to PA partial pressure of A। तो बेटा जब मैं इसको हटाती प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, तो ये कुछ एक मिनट, इसको हटाती तो यहाँ पे आता स्मॉल KH। दोनों में आपको फर्क दिख रहा है, दोनों में ही पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दोनों में है। लेकिन बेटा अगर आप देखें, कोई बच्चा कहे कि मैम ये वाले में तो, ऊपर वाले में तो KH जो है वो मोल फ्रैक्शन वाली साइड पे है, नीचे वाले में ये जो KH आपने लिखा है स्मॉल में लिख दिया आपने, ये जो है दूसरी साइड में। तो बेटा दोनों ही हेनरीज कांस्टेंट हैं, बट दोनों की वैल्यू में फर्क होगा। क्या फर्क होगा, अब आप दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो KH है कैपिटल, यहां मैं दोबारा से रब कर देती हूँ,
कैपिटल KH इज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉल KH। तो इसका मतलब अगर ये वाला जो K है इसकी यूनिट एटमॉस्फेयर है तो इसकी यूनिट क्या होगी? पर एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर इनवर्स। होगी। हाँ, एटमॉस्फेयर इनवर्स। या अगर बार होगी तो बार इनवर्स, अगर पास्कल होगी तो पास्कल इनवर्स। तो बेटा यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है जब भी आप हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करें। अब कोई बच्चा बोले कि हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या होंगे, तो बेटा जिसमें भी गैस को लिक्विड में घोला होगा, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर ये चीज ध्यान रखनी, KH की यूनिट पे ध्यान रखना है। KH अगर एटमॉस्फेयर या बार में या पास्कल में है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर वो पर एटमॉस्फेयर में है तो ये वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू KH इंटू P। ठीक है, बाकी हम ओके इसको मैम। कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।